हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज मैं क्लास 8 की हिस्ट्री लेकर आई हूँ और क्लास 8 की हिस्ट्री में जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि पहले 2 बुक चलते थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 8 में, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों ही बुक को मिला के एक कर दिया गया है और अब एक ही बुक है और इसीलिए चैप्टर्स भी टोटल 12 की जगह पे 10 हैं। तो और फिर सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप ई पाठशाला पे जाके देखिएगा तो आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो हम लोग अपने फर्स्ट सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है वो है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स का क्या मतलब है? सी, देयर वॉज अ टाइम when historians were fascinated about dates and वहाँ पे बहुत heated debates होते थे कि कौन सा राजा important है, which ruler is important and when he was crowned and which battle he fought। तो कॉमन सेंस नोशन ये है कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज ऑफ मेमोराइजिंग द डेट्स। सो समहाउ कहीं हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कॉमन सेंस नोशन में जो डेट्स है उसका सिनोनिमस बन के रह गया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस दैट अकर्स ओवर पीरियड, अकर्स ओवर टाइम। It's about finding that how the things were in the past and how the things have changed। तो जब हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रायः एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो हिस्ट्री जो है ये एक बदलाव है, समय का बदलाव है और आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंट है। क्यों डेवलपमेंट है? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है। चलिए मैं आपको एक नए तरीके से बताती हूँ। चलिए हम कुछ शब्दों को लिख लेते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चंस बनता है। पहला शब्द हम व्हाट ले लेते हैं, तो इससे एक सवाल बनेगा कि व्हाट इज़ योर नेम। सो व्हाट इज़ रिलेटेड विथ थिंग। सेकेंड वर्ड हम ले लेते हैं व्हेन। व्हेन मीन्स इट इज़ रिलेटेड विथ टाइम। वेयर, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, so it is related with a place। who is related with person। whom is again related with, whom का मतलब भी person से related है, so whom is person। which भी है, ये choice से related है। whose किसका है, ये पोजीशन से रिलेटेड है। एंड वाई जो है वो रीज़न से रिलेटेड है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो हिस्ट्री पढ़ा रही थी, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ये इंग्लिश के सेंटेंस शुरू होने वाले वर्ड्स क्यों पढ़ाने लग गई हैं? तो रीज़न है इसके पीछे, क्यों पढ़ा रही हूँ, वाई आई एम टीचिंग। ओके, सो लेट्स सी कि ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि देखो बच्चों, पहले जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, है ना। व्हाट, व्हेन, वेयर। कोई सी लड़ाई हुई, सपोज कोई सी लड़ाई हुई तो वो लड़ाई कहाँ पे हुई, किसने लड़ी, क्यों लड़ी, है ना। ये सब सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन अब मैंने इन सारे वर्ड्स को एक तरफ रखा है और एक वर्ड इस तरफ रखा है जिसका मतलब है हाउ। तो हाउ जो है वो उस चेंज को दिखाता है जिस तरीके से आज हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे हिस्ट्री पढ़ने का तरीका अभी चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि पहले जो था हिस्ट्री वॉज ऑल अबाउट डेट्स, पर्सन, बैटल्स एंड एवरीथिंग, बट नाउ अ डेज इट हैज चेंज्ड। और अब कैसा चेंज हो गया? नाउ वी रीड हिस्ट्री एज अ प्रोसेस।
अब आप बोलेंगे प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस का ये मतलब है कि सपोज़ जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें हमेशा से ही हैं, मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, जैसे कि वो हमेशा से ही रही है। सपोज़ आपने कभी सोचा क्या, सुबह उठ के पापा मम्मी चाय पीते हैं, तो आपने कभी ये ख्याल आया आपके दिमाग में कि ठीक है ये चाय का इजाद कब हुआ होगा? तो कई बार क्या होता है कि हम डे टू डे लाइफ में हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, लेकिन सभी का अपना एक मोमेंट ऑफ वंडर होता है, जिसका मतलब है कि हर किसी के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं, और जब वो ये सवाल खुद से करता है तभी वो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होता है ना। जैसे कि यदि आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो और आपको अनायास ये ख्याल आ जाए कि अरे ट्रेन का इजाद कब हुआ था, तो ये सवाल एक ऐतिहासिक सवाल है, ये सवाल एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। पापा मम्मी को चाय पीते देख के आपको लगे कि भाई चाय या कॉफ़ी का इजाद किसने किया था, तो ये सवाल एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। यदि आपको ये ख्याल आ जाए कि न्यूज़पेपर को देख के ये ख्याल आ जाए कि ठीक है जब न्यूज़पेपर नहीं था तब लोगों को कैसे किसी चीज़ की खबर होती थी, और जब आप इसकी छानबीन करें तब ये सवाल हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। पर डे टू डे लाइफ में हम कभी भी ऐसे सवाल नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये ख्याल हमें आया कि ठीक है इस चीज़ का आविष्कार कब हुआ, ये चीज़ इन्वेंट कब हुई, तो हम ऐतिहासिक सवाल करते हैं, तो हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक बात और है कि हम कोई एकदम फिक्स टाइम, एकदम फिक्स डेट हम नहीं बता सकते कि ये चीज़ इस डेट को हो गई, क्योंकि सपोज़ लोगों ने चाय पीना एक पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट कर भी दिया हो, तो क्या हुआ, क्या उसके पहले वो चाय लाइक नहीं करते थे? वो करते थे लाइक। तो ये एक प्रोसेस है, और समटाइम्स इट इज़ इनकरेक्ट टू फिक्स अ डेट फॉर प्रोसेसेस। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि हम एग्जैक्टली कोई एक डेट नहीं बता सकते कि कब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया या कब हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो फिर हम ये देख रहे थे कि जब हिस्ट्री को प्रोसेस की तरह पढ़ते हैं तो फिर हम डेट्स के साथ क्यों एक तार जोड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो पहले हिस्ट्री को प्रोसेस की तरह नहीं लिखा जाता था, तो फिर कैसे लिखा जाता था? तब जब हिस्टोग्राफर लिखते थे तो हिस्ट्री इस तरीके से लिखते थे कि कौन सा राजा कब वो गद्दी पे बैठा, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल में उसे संतान की प्राप्ति हुई, किस साल में उसने कौन सा बैटल लड़ा, और किस साल उसकी मृत्यु हुई। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जबकि अब पढ़ने का लिखने का तरीका बदल गया है इतिहास को। तो अब आप पिछले 2 साल की भी आप किताब यदि देखें जो 6 और 7 में भी आपने देखा होगा, तो उसमें हिस्ट्री को नए तरीके से रीराइट किया जा रहा है। तो अब इतिहास को नए तरीके से लिखा जाने लगा। वो क्या तरीका था, चलिए देखते हैं कि पुराने लोगों के बारे में, जो हमारे सिविलाइजेशन के शुरुआती समय के जो लोग थे उनके बारे में जब लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है कि हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड, फिर what they produced and what they ate, then how cities developed, then how market came up, how kingdom were formed, how new ideas were spread, how culture and society changed। तो अब आप इसमें मेरे उस सवाल को देख सकते हैं जो मैं शुरू में कह रही थी कि अब what, where, when, whom, whose नहीं, बल्कि how। हमारा मैक्सिमम सवाल जो शुरू होता है इसमें वो हाउ से होता है और उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। और जब हम हाउ से कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका मतलब है कि हम प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है वो है विच डेट्स। विच डेट्स का क्या मतलब है, हमारे लिए कौन से डेट इम्पॉर्टेंट है, ये हम कैसे चुनते हैं, क्योंकि डेट्स तो डेट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट तब बनते हैं जब हम उन्हें फोकस करते हैं। जब हमें अपने पास्ट की कोई कहानी लिखनी है तो कौन सा इवेंट, कौन सी घटना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वही डेट इम्पॉर्टेंट, और वो घटना किस डेट पे हुई थी तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो हम
इसी को हम सेट ऑफ डेट्स कहते हैं। सेट ऑफ डेट्स का क्या मतलब है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। मान लीजिए कि जिस समय हमारा इतिहास लिखा गया उस समय कॉलोनियल पीरियड था और वहाँ पे और हमारा इतिहास जिन लोगों ने भी लिखा वो ब्रिटिशर्स लोग थे। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा वो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो अपने तरीके से लिखी, इसीलिए उनके लिखी हुई हिस्ट्री में लाइफ ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए उनका जो बुक स्टार्ट होता था वो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वहाँ से स्टार्ट होके माउंटबेटन लास्ट वायसराय तक चलता है। जैसे कि गवर्नर जनरल की लाइफ हिस्ट्री के अलावा जब गवर्नर जनरल के लाइफ सर्कल के अलावा और कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो ये सेट ऑफ डेट्स एक्चुअली है क्या ये हम देखें। यदि दूसरी चीज़ कि जब कभी भी हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है ना, जब कभी भी हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। क्यों? तो इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी उनके लिए बट ऑब्वियस है कि उनके लोग इम्पॉर्टेंट थे, उनके लिए यहाँ की जनता या यहाँ के कॉमन पीपल या यहाँ के दूसरे लोग इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे। तो उन्होंने किसके बारे में लिखा? उनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है उनकी हिस्ट्री फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट होके लास्ट वायसराय माउंटबेटन पे आके ख़त्म होती है। उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया उसमें गवर्नर जनरल की क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या पॉलिसीज़ थी, क्या अचीवमेंट्स थी, बस यही लिखा गया। एज इफ कि जो कॉमन पीपल है उनका कोई महत्व ही नहीं है। तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे मतलब उनका एक चैप्टर जो होगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड विलेस्ली के बारे में, विलियम बेंटिक के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, लॉरेंस के बारे में, फिर लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, कर्जन, हेस्टिंग्स, देन इरविन, और इस तरह से यदि आप देखिए तो ये नॉन एंडिंग लिस्ट है गवर्नर जनरल और वायसराय के सक्सेशन का। इसके अलावा उनके इतिहास में कुछ नहीं है। वो जब यहाँ पे थे तो क्या इन गवर्नर जनरल्स के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा था उनके आसपास? उन्होंने किसी और चीज़ के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। तो ध्यान ये देना है कि जब कभी भी हमारा फोकस ऑफ स्टडी चेंज हो जाता है तो हमारा हिस्ट्री लिखने का तरीका भी दूसरा हो जाता है और हमारे लिए एक नई सेट ऑफ डेट्स इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी के समय में भी यदि हम लोग लें तो अभी भी जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें वो किसी और नज़रिए से लिखा गया है, इसीलिए उसमें कुछ और डेट्स इम्पॉर्टेंट है, कुछ और सेट ऑफ डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। पर अभी फिर से यदि हिस्ट्री को रीराइट किया जाए तो हो सकता है हमारे पास एक नया सेट ऑफ डेट्स होगा और हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि हमसे छिपाई गई हैं वो सामने आए और एक नया सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हाउ डू वी पीरियडाइज। हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन कैसे होता है, हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से किस तरह से बांटा जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को बांटा। और जेम्स मिल थे जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये जो पीरियडाइजेशन था ऑल्दो वाइडली एक्सेप्टेड था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी क्योंकि उन्होंने जो रूलर का जो रिलीजन था उसके ऊपर बेस्ड होके हिस्ट्री को बांट दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो खुद इंडिया कभी भी नहीं आए थे पर उन्होंने यहाँ का इतिहास लिख दिया था। तो ऑल्दो मैंने तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर से देखिएगा। तो उन्होंने रूलर के रिलीजन के ऊपर बेस्ड होके इतिहास को बांट दिया, जैसे कि रूलर के रिलीजन के अलावा और किसी भी व्यक्ति के रिलीजन का कोई महत्व नहीं था। और फिर इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि दूसरे धर्म को मानने वाले कोई थे ही नहीं भाई। तो राजा जब हिंदू था या राजा जब मुस्लिम था तो और भी लोग थे जो कि अलग अलग धर्मों को मानते थे। तो ये जो तरीका था डिवीज़न का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं अपने इस वीडियो में लिंक डाल दूंगी जिसमें पीरियडाइजेशन के ऊपर मैंने एक अलग से क्लास ली हुई है। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? देखिए इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। क्लास 8 की जो बुक है इसको पढ़ने से पहले मैं इतना क्लियर कर दूँ आपको
आपको ध्यान रखना है इंटेंशन का, ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोलोनाइजेशन होता क्या है। आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे एक्चुअली दे केम हियर एज अ ट्रेडर एंड देन कॉन्कर्ड द कंट्री एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल सब्जुगेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजास। तो जो लोकल नवाब और राजा थे उसके ऊपर उन लोगों ने अधिकार कर लिया और उन लोगों ने हर चीज़ को चेंज करने की कोशिश की। पॉलिटिकल एरा में देखें तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने की कोशिश की, सोशल में देखें तो उन्होंने जो सामाजिक मूल्य थे उसको चेंज करने की कोशिश की, इकोनॉमिकल में यदि देखें तो उन्होंने उनकी कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से पैसा यहाँ से सारा ब्रिटेन जा रहा था। इसके बाद कल्चर के मामले में देखें तो वहाँ भी उन लोगों ने यहाँ के लोगों की टेस्ट और वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की। तो क्या होता है जब इस तरह से कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को सब्जगेट करती है और उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इन सारे मूल्यों में बदलाव कर देती है तो फिर हम उसे कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो हम एक बार देख लें इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ social, political, economical, cultural changes, we refer to the process as colonization. तो हम इस तरह से देख पाते हैं कि colonial का क्या अर्थ होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे और वो है how do we know, हमें कैसे पता चलता है। how do we know कि यदि बात करें it means we are again talking about sources। और सोर्सेज के बारे में मैं अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बता चुकी हूँ कि सोर्सेज वो होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड होकर हमारा हिस्ट्री लिखा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री को जानने के लिए जो कॉलोनियल पीरियड था उस पीरियड को जानने के लिए हम किस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सोर्स है और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो हाउ डू वी नो यानी कि हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और वो सोर्सेज क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। उस समय में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है, उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा, उसी को आधार मान के कॉलोनियल पीरियड का इतिहास लिखा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखने का क्या ज़रूरत था। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे बिलीव दैट कि कुछ भी यदि लिख के रखा जाए तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। सो उस समय से क्या हुआ कि उन लोगों ने एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। लिखा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा सबके लिए। तो ये एक्ट ऑफ राइटिंग जो है वो उस समय से स्टार्ट हुआ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार जब इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाने लगा तो इस तरह से मेमोज, रिपोर्ट्स और नोटिंग्स का एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर स्टार्ट हुआ। और ये ब्रिटिशर्स सिर्फ लिखने पे ही यकीन नहीं रखते थे कि हर डिसीज़न को, हर अग्रीमेंट को, हर बात को लिखा जाए, बल्कि ये उसे प्रिजर्व करके भी रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट समझते थे। ये समझते थे कि जो भी रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सारे रिकॉर्ड्स को कहीं संभाल के रखना चाहिए। यही वजह थी कि इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स बनवाए, जैसे कि तहसीलदार के ऑफिस के साथ अटैच्ड रिकॉर्ड रूम, फिर कलेक्टर के ऑफिस के साथ, फिर कमिश्नर के ऑफिस के साथ, फिर प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स का रिकॉर्ड रूम, और इसके अलावा लॉ कोर्ट्स में भी रिकॉर्ड रूम्स अटैच किए गए ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखा जाए। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आर्काइव्स और म्यूज़ियम वगैरह भी बनवाए गए ताकि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हों उनको संभाल के प्रिजर्व करके रखा जा सके। और आप देखेंगे कि जितने भी लेटर्स और मेमोज थे जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को ट्रांसफ़र होते थे या भेजे जाते थे, उन सब को हम आज भी पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हो आज भी, क्योंकि वो आज भी आर्काइव्स में संभाल के रखी हुई हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो रिकॉर्ड्स थे, ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, इनको बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में कॉपी किया जाने लगा और अच्छे से रखा जाने लगा। लेकिन
अच्छा, इस तरह से जो कॉपी करते थे और खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखते थे, जो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, उसको लिखने वाले को, उस उतनी खूबसूरती से लिखने वाले लोगों को कैलीग्राफिस्ट कहते थे, जो कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखते थे और उसे संभाल के रखा जाता था। लेकिन ये तो बात थी अर्ली 19th सेंचुरी की। लेकिन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि पेपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और काफ़ी इजीली अवेलेबल हो गया, तो फिर इसके जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनने लग गए और उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब सर्वेज तो पहले भी होती थी, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन गई। यानी कुछ भी कराना हो तो उस बात के लिए सर्वे करा लिया जाता था। एक्ट ऑफ सर्वेइंग जो था, दैट बिकम वेरी कॉमन इन colonial administration because Britishers believed that the country had to be properly known before it could be effectively administered। तो किस किस तरह का सर्वे होता था ये हम ध्यान देते हैं कि विलेज में रेवेन्यू सर्वे कराई जाती थी। इसके अलावा यहाँ के पूरे एंटायर कंट्री के टोपोग्राफी को जानने के लिए सर्वे कराई जाती थी। इसके बाद सॉइल की क्वालिटी देखने के लिए कि कहाँ पे किस तरह का मिट्टी है और वहाँ किस तरह की फसल अच्छी होगी, ये जानने के लिए सर्वे कराया जाता था। यहाँ का फ्लोरा कैसा है, यहाँ का फौना कैसा है, इसके अलावा लोकल हिस्ट्रीज़ इस जगह की, इन सब के लिए सर्वे कराई जाती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए भी सर्वे कराया जाता था। देखिए इनका मेन उद्देश्य क्या था इसके पीछे, वो यही है कि भाई यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू किस तरह से इकट्ठा कराया जा सके। और इन सारे सर्वेज़ के अलावा और भी बहुत तरह के सर्वे कराए जाते थे, वो हम अभी बताएंगे। पर उसके पहले ये जान लीजिए कि जो ये सेंसस कराया जाता था, ये एवरी आफ्टर 10 ईयर्स सेंसस कराया जाता था। यानी सेंसस के द्वारा ये पता किया जाता था किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं और किस ऑक्यूपेशन में कितने लोग हैं। ये सब जानकारी करने के लिए ये सर्वे कराया जाता था, जिससे उस समय की जनसंख्या का पता चलता था। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज कराए जाते थे वो थे बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज। तो ये सर्वे कराने का सिस्टम भी कॉलोनियल पीरियड में ज़्यादा कॉमन हुआ था। ऑल्दो उसके पहले भी सर्वे होते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जाए कि सर्वे का काम ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। सर्वे पहले भी होते थे। इस समय में ये सर्वे बहुत ही कॉमन हो गया क्योंकि उनका वही एक इंटेंशन था कि भाई जिस कंट्री पे हमें शासन करना है वहाँ की सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जानना सबसे पहला उद्देश्य था उनका, ताकि उनके ऊपर शासन ज़्यादा अच्छा से किया जा सके। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जारी किए और उन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए रिकॉर्ड रूम्स भी बनवाए गए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच करके। लेकिन बात ये है कि ये रिकॉर्ड जो उन्होंने रखा, ये रिकॉर्ड उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं था बिकॉज उनका ये रिकॉर्ड जो था उन्होंने ये सोच के इस मद्देनज़र रखा कि उनके बाद आने वाले शासकों के लिए बेनिफिशियल होगा। इन रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं तो हमें बाकी चीज़ों का पता नहीं चलता, हमें सिर्फ गवर्नर जनरल्स और उनकी पॉलिसीज़ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी अचीवमेंट्स इसी के बारे में पता चलता है। लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो क्या सोचते थे, वो कैसे रहते थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। तो फिर क्या कॉमन लोगों के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई सा सोर्स नहीं है? तो जो कॉलोनियल हिस्ट्री लिखी गई उस समय में कॉमन पीपल के जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, इन्होंने चूँकि कॉमन लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर किन तरीक़ों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलेगा वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं बताया, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने नहीं बताया, पर फिर भी वो सोर्सेज की तरह हैं और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, कॉलोनियल हिस्ट्री लिखने के लिए। वो देखिए, एक तो डायरीज़ ऑफ पीपल। उस डायरीज़ ऑफ पीपल उस समय में लोग डायरी लिखते थे और जिन लोगों ने भी डायरीज़ लिखा उसका भी इस्तेमाल किया जाता है उस समय के आम लोगों के बारे में जानने के लिए। सेकंड देखिए, सेकंड है अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। उस समय में जो लोग भी बाहर से यहाँ पे घूमने के लिए आए, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ लिखा है। तो उससे भी हमें उस समय के लोकल लोगों का, उस समय के जो आम जनता थी उनके बारे में जो एक साधारण सी समझ होती है वो
मिलती है। तीसरे ट्रैवलर्स, ये जो ट्रैवलर्स बाहर से उस दौरान आए, कॉलोनियल पीरियड में जो भी ट्रैवलर्स आए उन लोगों ने भी ट्रैवलॉग लिखा। उस ट्रैवलॉग से भी हमें उस पीरियड के बारे में, वहाँ की उस समय की सोसाइटी के बारे में, उस समय का क्या पॉलिटिकल लाइफ था, उस समय की किस तरह की इकोनॉमी थी, इन सब के बारे में जानकारी हासिल होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉलोनियल पीरियड का हिस्ट्री लिखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। बहुत सारे उस समय में, उस दौरान कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी। उन आत्मकथा से भी हमें कुछ न कुछ क्लू मिल जाता है, जिससे कि हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और हम उसका इस्तेमाल सोर्स के रूप में कर सकते हैं। फिर देखिए पॉपुलर बुकलेट्स जैसे कि छोटी छोटी बुकलेट्स निकलती थी जो उस समय के लोकल मार्केट्स में मिलती थी, लोकल बाज़ार में मिलती थी, उनको वो भी हमें हासिल है और उसका भी इस्तेमाल हिस्टोरियंस करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। इसके अलावा आइडियाज़ ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। आप कहेंगे ये आइडियाज़ ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट कैसे? आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी और प्रिंटिंग की वजह से बहुत सारे अखबार निकलने लगे थे, पेपर्स निकलने लगे थे और लोग बैठ के उन बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में डिबेट करते थे, उन आइडियाज़ को पेपर में निकलवाते थे और नॉवेल लिखते थे। तो उनके जो आइडियाज़ थे और जो नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने जो कुछ भी एक्सप्रेस किया अपनी बुक में, उन सब का इस्तेमाल हम लोग कॉलोनियल पीरियड का हिस्ट्री लिखने के लिए करते हैं। पर इन सब के बारे में जानकारी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज से नहीं मिलती है। पर जिन सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया वो भी पढ़े लिखे लोग, जो लिटरेट लोग थे, उन लोगों के बारे में बताते हैं और उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा उससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है। बट इसके अलावा भी और भी सोशल ग्रुप थे जिनके बारे में जानना अभी भी थोड़ा कठिन जान पड़ता है। वो कौन से सोशल ग्रुप्स थे जिनके बारे में जानना कठिन है? बिकॉज दे वर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो क्या थे? ट्राइबल्स, जो कि जनजाति होती है, ट्राइबल्स पीपल जो होते हैं, उनके बारे में क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा अपने बारे में नहीं लिखा, तो उनके बारे में जानना बहुत कठिन जान पड़ता है। पीजेंट्स, जो किसान थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने बारे में ऐसा कुछ डायरी नहीं लिखा, ऐसी कुछ ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी कि उनके बारे में आसानी से जाना जा सके। तो इसके अलावा वर्कर्स इन द माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे, उनके बारे में भी जानना कठिन जान पड़ता है। इसके अलावा पुअर्स ऑन द स्ट्रीट, जो गली में गरीब लोग होते थे, और इस लिस्ट में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं, और भी कई सोशल ग्रुप्स जुड़ सकते हैं जो कि उस समय इतने लिटरेट नहीं थे कि वो अपनी डायरी लिखें, या कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, या कि वो कोई कहानी लिखें, या कि कोई कविता लिखें, जिससे कि हमें कुछ क्लू मिल सके उनके लाइफ के बारे में। तो ये अभी भी थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है इनके बारे में जानना, लेकिन हम कोशिश करें तो ये संभव हो सकता है। तो इनके बारे में जानना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ये किया जा सकता है और बेशक किया जा सकता है, और हमें इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और ज़रूर आगे कोई सा न कोई सा क्लू ऐसा होगा जिससे हमें इन लोगों के लाइफ के बारे में पता चलेगी। इसके अलावा भी हम इस बुक में भी जब आगे पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों को जान सकते हैं जिससे कि इनकी लाइफ के बारे में, ये जो पुअर पीपल हैं, या जो ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, इनके बारे में जानना आसान हो सकता है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और यदि आपको पसंद आए मेरी टीचिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।